नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हम आज बात करेंगे सेकेंड ग्रेड की सामाजिक विज्ञान जिनका सब्जेक्ट है और इतिहास में विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी हर बार प्रश्न पूछती है। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है और नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है। तो विश्व इतिहास के ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ। कुछ क्लासों में टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित आपका कॉन्सेप्ट अगर कमज़ोर है या आपका इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं है, तो वो रुचि इस क्लास को देखने के बाद आपका इंटरेस्ट भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो पूरी क्लास को देखिए। सेकेंड ग्रेड एग्जाम में आरपीएससी हर बार इसमें से प्रश्न पूछती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को देखिए। पूरी क्लास को देखने के बाद आपके विश्व इतिहास का जो डर है वो डर समाप्त हो जाएगा और साथ में आपको प्रश्न भी याद हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन ज़्यादा समय न गवाते हुए। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको है या नहीं का ध्यान रखना है। ये पूर्व एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। वित्त मंत्री और उनकी अवधि दे रखी है। तो वित्त मंत्री तुर्गो 1774 से 1776 ईस्वी में था और नेकर 1776 से 1781 ईस्वी में था और केलोन जो है 1783 से 1787 ईस्वी में था। ब्रीन जो है वो वित्त मंत्री इस था, लेकिन इस अवधि में नहीं था, वो किसी और अवधि में था। तो ये इसका सही जवाब है, यानी गलत उत्तर है। गलत उत्तर और इसमें नहीं पूछा है तो ये सही जवाब है। अब अपन व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या की बात करते हैं। वित्त मंत्री ब्रीन का कार्यकाल 1787 से 89 ईस्वी रहा है और ऊपर आप देखते हो 72 से 73 बता रखा, जो गलत है। 1787 से 1789 ईस्वी इसका काल था। इसने सभी वर्गों पर समान कर लगाने की सिफारिश की। लुई सोल्वे जो उस समय फ्रांस के शासक थे ने ब्रीन के प्रस्ताव को पंजीकरण करने के लिए पार्लियामा, जो वहाँ की संसद थी, पार्लियामा के पास भेज दिया। पार्लियामा में इन करों के पंजीकरण की सिफारिश के लिए स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने का सुझाव दिया गया। यानी स्टेट जनरल यानी वहाँ की जो सभा थी उनको बुलाने का सुझाव दिया गया और ये अधिवेशन 5 मई 1789 को बुलाया गया। यानी अधिवेशन कब बुलाया गया? 5 मई 1789 को बुलाया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रेसबर्ग समझौता पर हस्ताक्षर हुए, तो ये दिसंबर 1805 ईस्वी में हुए। नेपोलियन ने 2 दिसंबर 1805 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिस के युद्ध में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम तथा ऑस्ट्रिया के फ्रांसिस द्वितीय को पराजित किया। यानी दोनों को एक साथ नेपोलियन पराजित किया। इस युद्ध में नेपोलियन के हाथों ऑस्ट्रिया की पराजय होकर फ्रांस से 26 दिसंबर 1805 ईस्वी को प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी। यानी ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था ऑस्ट्रिया को फ्रांस के साथ। 26 दिसंबर 1805 ईस्वी को प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी। इस संधि के परिणाम स्वरूप 16 राज्यों को मिलाकर राइन संघ का निर्माण किया गया, जो जर्मनी के एकीकरण की नींव बना। यानी राइन संघ जो जर्मनी के एकीकरण की नींव बना, यानी जर्मनी के अंदर गिना जाता है। इसी कारण लिप्सन महोदय, एक इतिहासकार हुए हैं लिप्सन महोदय, उन्होंने लिखा है कि यह इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक इतिहास का जन्मदाता नेपोलियन था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो लिप्जिंग का युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। लिप्जिंग के युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रसा, स्वीडन तथा इंग्लैंड ने संयुक्त रूप से मिलकर, यानी इन चारों देशों ने मिलकर लिप्जिंग के युद्ध में नेपोलियन को 19 नवंबर 1813 ईस्वी को पराजित किया। इस युद्ध के बाद इन राष्ट्रों ने मिलकर सोमेट की संधि की। इस संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के पूर्ण दमन तक सभी को संगठित रहना था। यानी सभी नेपोलियन को दमन करना चाहते थे, नेपोलियन को हराना चाहते थे सभी राष्ट्र मिलकर। अगला प्रश्न है, कौन जैकोबिन दल का सदस्य नहीं था? तो मादाम रोला जैकोबिन दल के सदस्य नहीं थे। यानी मादाम रोला जिरोंदिस दल की सदस्य थी। जैकोबिन की बात करते, जैकोबिन में रोबेस्पियर, दांते, मारा, केमुले, डिमुले तथा जिरोंदिस दल में मादाम रोला, ब्रिसट, कोंडरसे तथा रोलान थे। नेपोलियन को कानून संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेपोलियन जो कानून संहिता बनाई थी उसमें नहीं है पूछा है, ध्यान रखना आप। प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार बिल्कुल था। ब्याज की दर निश्चित की गई, ये भी था। ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाए गए, ये भी था। विवाह को एक समझौता माना गया, ये इसके अंदर नहीं था। इसका सही जवाब नेपोलियन की विधि संहिता, जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, विवाह को एक स्थायी बंधन के रूप में स्वीकार किया गया। नेपोलियन ने अपनी विधि संहिता के बारे में कहा, क्या कहा नेपोलियन विधि संहिता के बारे में? मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों में विजय नहीं है, मेरी विधि संहिता ही एक ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और चिर स्थायी सिद्ध होगी। और आज भी नेपोलियन की
विधि संहिता फ्रांस में प्रचलित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की, न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और अधिक ऋण? तो ये तुर्गो ने घोषणा की थी। लुई सोल्वे ने 1774 में तुर्गो को वित्त मंत्री नियुक्त किया। तुर्गो ने शक्तिशाली संस्था गिल्ड को समाप्त कर धन को कर से मुक्त रखा। उनका सिद्धांत था, प्रश्न बन सकता है आपके, ये प्रश्न किसका है? उसका सिद्धांत था कोई दिवालियापन नहीं, करों में वृद्धि नहीं और न अधिक ऋण। तुर्गो के बाद नेकर वित्त मंत्री बना, जिसने राज्य के आय व्यय का विवरण जनता के सामने रखा। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया का आशय है। थर्मोडोरियन आतंक के शासन की समाप्ति से संबंधित है। इसकी व्याख्या की बात करते अपन, फ्रांस में 5 सितंबर 1793 ईस्वी से 28 जुलाई 1794 तक का शासन आतंक के शासन के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य गणतंत्र के विरोधियों को नष्ट करना तथा 28 जुलाई 1794 को रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाने के साथ ही आतंक के शासन का अंत हो गया। गिलोटिन यानी फांसी पर चढ़ा दिया गया। फ्रांस के शासन की समाप्ति को नो थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के मध्य 18 जून 1815 को वाटरलू को प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। वाटरलू किस देश में है? तो वाटरलू वर्तमान में बेल्जियम में। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन का आखिरी और 40वां युद्ध था। मित्र राष्ट्र की सेना का नेतृत्व इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तथा प्रसा के ब्लूखर ने किया। युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई और 15 जुलाई 1815 को मेटलैंड के समक्ष नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेपोलियन को पकड़कर अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 5 मई 1821 को उदर कैंसर के कारण नेपोलियन की मृत्यु हो गई। फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां आतंक के राज्य का नेता कौन था? तो रोबेस्पियर आतंक की क्रांति का नेता था। मिराबो फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक आकर्षक व्यक्ति था। वह चर्च में उस समय आया जब टेनिस कोर्ट 20 जुलाई 1789 की शपथ हो रही थी। मिराबो स्टेट जनरल में तीसरे वर्ग का प्रतिनिधि था। टेनिस कोर्ट की शपथ के समय राजा के प्रतिनिधि ने जनसाधारण के लोगों को टेनिस कोर्ट की जगह से चले जाने को कहा, तो मिराबो ने गरज कर कहा, हम यहाँ जनता की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, जाओ और जाकर अपने आकाओं से कह दो, हमें यहाँ से संगीनों की ताकत से ही हटाया जा सकता है। हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि देश के लिए एक संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। अगले प्रश्न की बात करते अपन, यह किसने कहा कि यदि रूसो ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव न होती? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। IMP लगा लेना। इसकी व्याख्या की बात करते अपन, रूसो फ्रांस की क्रांति का मुख्य प्रेरक था। रूसो फ्रांस की क्रांति के महान सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जनक माना जाता है। इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविधान सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के जंगलों में रहकर लिखी। इस पुस्तक ने क्रांति को जन्म दिया। इसने अपनी पुस्तक में लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजा के इर्द गिर्द केवल एक ही पुरुष है, वह है उसकी स्त्री। यह कथन किसका है? यह है मिराबो का। लुई सोल्वे पर उसकी पत्नी मेरी आंतवानेत का अधिक प्रभाव था। मेरी आंतवानेत विवेकहीन, अपव्ययी और घमंडी महिला थी। फिशर के अनुसार आलोचकों को यह सायरन भोंपू के समान लगती थी, जो राज्य रूपी जलपोत को चट्टानों की ओर ले जा रहा हो। व्यवहारिक दुनिया से यह कितनी दूर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनता के लिए रोटी अनुपलब्ध होने पर उसने कहा, यदि रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खा लेते? कि रोटी नहीं मिल रही तो केक कहाँ से मिलेंगे? लेकिन ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं था इसमें, मेरी आंतवानेत में। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई 1789 को लुई सोल्वे ने वित्त मंत्री नेकर को पदच्युत कर दिया। इससे फ्रांस में उत्तेजना का माहौल पैदा हो गया। इस तनावपूर्ण माहौल में कामिल देमूले नामक पत्रकार ने बास्तिल दुर्ग में अधिकार होने की अफवाह फैला दी। भीड़ ने उस पर आक्रमण कर दिया और कैदियों को रिहा कर दिया। 14 जुलाई की यह घटना निरंकुशता का पतन तथा जनता की विजय का प्रतीक थी और फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो 26 अगस्त 1789 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई। मानव अधिकारियों की घोषणा 26 अगस्त 1789 को लाफायते के प्रस्ताव पर की गई। घोषणा पत्र में 17 धाराएं थी, जिसमें कहा गया कि सभी मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र तथा समान है
संप्रभुता जनता में है तथा कानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। गेबल क्या था? गेबल जो था वो नमक कर था। गेबल फ्रांस में वसूल किया जाने वाला नमक कर था। धर्माधिकार द्वारा लिखा जाने वाला टीथ कर था जो कृषि का 1/12 भाग था। विगमिट आयकर तथा बेनेलाइट बुचरखाने शराब पर अन्य प्रमुख वसूल किए जाने वाले कर थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में लेत्र द कासे क्या था? लेत्र द कासे गिरफ्तारी वारंट था। लेत्र द कासे एक प्रकार का वारंट था जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करके बताना है। तो 5 मई 1789 एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ के द्वारा निरंकुशता के प्रतीक बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ। और 4 से 14 अगस्त 1789 राष्ट्रीय सभा द्वारा विशेषाधिकार की समाप्ति, बिल्कुल सही है। और डी 26 अगस्त 1789 मानव अधिकार की घोषणा, यानी सभी सुमेलित है। क्रांति की पूर्व संध्या पर अकाल भूखमरी से त्रस्त भूखे नंगे लोग एकत्रित हो रहे थे, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें सांक्यूलोत कहा गया। कौंत रांदियू यह राज्य के आय व्यय का विवरण था जिसे पहली बार नेकर ने प्रस्तावित किया था। कहिए। एस्टेट जनरल में जनता के प्रतिनिधि समस्याओं एवं शिकायतों के पत्र अथवा सूची लाए थे, उसे आइए हाँ कहा गया। फिजियोकेटस ने फ्रांस में अर्थशास्त्री वर्ग था जो आर्थिक क्रियाओं को सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की पुरातन व्यवस्था जिसके तहत किसानों को सामंत के यहाँ बेगार करनी पड़ती थी, उसे क्या कहा जाता? उसके कॉर्वी कहा जाता। कॉर्वी फ्रांस में पुरातन व्यवस्था में सामंतों का बलात् श्रम अधिकार था। वहीं फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में जो आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था थी उसे आसिया रेजिम कहा गया। द स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कानून की आत्मा पुस्तक के रचयिता कौन है? ये मोंटेस्क्यू है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सर्वप्रथम इसी फ्रांसीसी विचारक ने दिया था, तो इसको ध्यान रखें, IMP लगा ले आप। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 20 सितंबर 1792 को वाल्मीकि युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति डुमेरियो ने फ्रांस की सेना को पराजित किया था। इनके अगले दिन 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र समाप्त करके गणतंत्र की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंककाल शासन की स्थापना करने वाले दल का नाम क्या था? तो यहाँ पे जैकोबिन था। जैकोबिन क्लब की बैठक पेरिस के जैकोब के गिरजाघर में होने के कारण इसका नाम जैकोबिन पड़ा। इस दल के प्रमुख नेता दांतो, रोबेस्पियर, मारा, कैमिले तथा हेयर थे तथा इस दल की शक्ति का केंद्र पेरिस था जो फ्रांस की राजधानी बना। ये उग्र गणतंत्रवादी तथा यथार्थवादी थे। इस दल ने आतंक का राज्य स्थापित किया। इनमें रोबेस्पियर सबसे प्रभावशाली नेता था। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट की। सरकार आय के अनुसार व्यय करने की बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती है। फ्रांसीसी सरकार के बारे में कथन किसका है? ये कथन है हेजन का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। सप्तवर्षीय युद्धों, सप्त यानी 7 वर्षीय युद्धों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी और किसानों को अपनी आय का 80% राज्य को, सामंत को और चर्च को देने में चला जाता था और आमजन को गेबल नमक कर था के तहत 7 पौंड प्रति वर्ष नमक खरीदना होता था। पौंड जो था वो फ्रांस की मुद्रा थी। इसी प्रकार टाइट नामक धार्मिक कर, टाइट एक धार्मिक कर था। टाइट नामक धार्मिक कर के तहत उपज का 10वां भाग, यानी टाइट एक धार्मिक कर था, इसके तहत 10वां भाग भी देना पड़ता आय का। और फ्रांस में यह कहावत प्रचलित थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। पिलनिज की घोषणा कब हुई थी? तो 1791 ईस्वी में पिलनिज की घोषणा हुई थी। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। पिलनिज की घोषणा 27 अगस्त 1791 को हुई थी। इस घोषणा के तहत ऑस्ट्रिया और प्रसा के शासकों के द्वारा फ्रांस के शासक की रक्षा की घोषणा हुई। प्रसा के सेनापति ब्रुन्सविक ने धमकी दी कि श्रीमान राजा और श्रीमती रानी के साथ हिंसा या अभद्र व्यवहार करने पर मित्र राजा भयंकर बदला लेंगे, लोग उसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजा को मरना चाहिए जिससे राज्य जिंदा रह सके, यह कथन किसका है? ये रोबेस्पियर का कथन है। 21 जनवरी 1793 को जैकोबिन ने लुई सोलवे को मृत्युदंड दे दिया। यानी जैकोबिन जो सदस्य थे जैकोबिन क्लब के, उन्होंने लुई सोलवे को मृत्युदंड दे दिया। राजा ने मरते समय कहा, मेरा खून फ्रांस की समृद्धि का कारण बने और राष्ट्र चिरंजीवी हो। तो ये प्रश्न बन सकता है आपके, मेरा खून फ्रांस की समृद्धि बने
ने का कारण बने और राष्ट्र चिरंजीव किसका कथन था? लुई सोल्वे का कथन था। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसने अमेरिका तथा फ्रांसीसी दोनों क्रांतियों में भाग लिया था? तो लाफायते ऐसा व्यक्ति था जिसने अमेरिका और फ्रांसीसी दोनों क्रांति में भाग लिया था। 1781 में यॉर्क डाउन में युद्ध में लाफायते के सहयोग से वाशिंगटन ने ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस को पराजित किया और उसने फ्रांस को मानवाधिकार की घोषणा का मसौदा तैयार किया। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कब से कब तक रहा? 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। फ्रांस पर 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा, जिसमें 5 संचालक शामिल थे। फ्रांस में यह शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार तथा अकुशलता की भेंट चढ़ गया। अगला प्रश्न है, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हूं, किंतु आपके विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता का समर्थन करूंगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन वाल्टेयर का है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर के द्वारा लिखे गए लेख है। वाल्टेयर का प्रसिद्ध कथन था, इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो। अगर ईश्वर नहीं है तो उसका निर्माण करना आवश्यक है। 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन अच्छा है। ये प्रश्न बढ़ सकता है, 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन अच्छा है, किसने कहा था? तो ये वाल्टेयर का कथन है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, द फ्रेंड्स ऑफ द पीपुल समाचार प्रकाशित करने वाला क्रांतिकारी नेता कौन था? तो ये मारा था। मारा पेशेवर चिकित्सक था, जिसके द्वारा द फ्रेंड्स ऑफ पीपुल समाचार पत्र का संपादन तत्कालीन राजतंत्र तथा सामंती व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। जीरोदिस्तों की भाषा उसे खून का प्यासा कहा गया, यानी मारा को जीरोदिस्त की भाषा में खून का प्यासा कहा गया। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई सोलवा फ्रांस का शासक था। फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई सोलवे का शासन था, और जो बुर्बो वंश से संबंधित था। लुई 14वें का कथन है, मैं ही राज्य हूँ। लुई 15वें का कथन है, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। और लुई 16वें का कथन है, काश मैं त्यागपत्र दे पाता। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा था कि यह न तो पवित्र न रोमन न साम्राज्य है? तो वॉल्टेयर ने कहा था। वॉल्टेयर बाइबिल तथा चर्च में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसका मानना था कि अगर ईश्वर नहीं है तो उसका निर्माण करना पड़ेगा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स की रचना किसने की थी? तो रूसो ने की थी। इस पुस्तक में उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की। एमिले पुस्तक में इन्होंने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। नोबल हिलायस इनकी उस समय सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक थी। और सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में इनका प्रसिद्ध कथन था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में या बंधनों में जकड़ा हुआ है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, फ्रांस में क्रांति के समय बुर्बो शासकों की राजधानी थी। बुर्बो शासकों की राजधानी उस समय वर्साय थी। वर्साय के दरबार में 12 करोड़ रुपया खर्च होता था, इस कारण इसको राष्ट्र की कब्र भी कहा जाता है, यानी बहुत अधिक बर्बादी होती थी पैसों की। उसके बाद अगला प्रश्न है, कागज का टुकड़ा नेपोलियन की सेना से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। कथन किसका है? ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। मानवाधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789 को की गई थी और इसका मसौदा लाफायते ने तैयार किया था, यानी मानवाधिकार महत्वपूर्ण था नेपोलियन के युद्धों से। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सभा ने सामंत प्रथा का अंत कब किया? तो ये 4 अगस्त 1789 को। 4 अगस्त 1789 को सामाजिक सुधार के उद्देश्य के लिए 30 अध्यादेश पारित किए गए, जिनके तहत सामंतों ने अधिकारों का परित्याग कर दिया तथा दास व्यवस्था समाप्त कर दी, यानी 4 अगस्त 1789 को दास व्यवस्था समाप्त हो गई। अगले प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित है। असुमेलित बताना है। 17 जून 1789 तीसरे सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया, बिल्कुल सही है। 20 जून 1789 टेनिस कोर्ट की शपथ, बिल्कुल सही है। 9 जुलाई 1789 राष्ट्रीय सभा ने राष्ट्रीय संवैधानिक सभा घोषित किया, सही है। और 14 जुलाई को बास्तिल दुर्ग ध्वस्त किया गया था, न कि स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं अपन, डी राइट है इसमें। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस महिला के नेतृत्व में पेरिस की महिलाओं ने 5 अक्टूबर 1789 को वर्साई की तरफ कूच किया था? तो ये थे ओलंपस द गूंज। इस दौरान महिलाओं ने हमें रोटी दो, रोटी देने वाला हमारे साथ है के नारे लगाए। अगला प्रश्न है, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी किसके द्वारा पारित किया गया? तो ये राष्ट्रीय सभा के द्वारा पारित किया गया। 3 नवंबर 1789 को इस एक्ट के द्वारा चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। क्रांति पूर्व फ्रांस के निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति की अनुपालना का सुझाव दिया था? तुर्गो ने सुझाव दिया था। तुर्गो ने व्यवसाय की शक्तिशाली संस्था गिल्ड समाप्त कर दिया। उसने मुक्त व्यापार को अपनाकर अर्थव्यवस्था सुधारने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, आह स्वतंत्रता, तेरे नाम पर क्या क्या अपराध किए जाते हैं? कथन किसका है? मादाम रोला का।
मादाम रोला का बचपन ज्ञानार्जन की पिपासा में व्यतीत हुआ। युवा क्रांति ज्वाला सुलगने में वृद्धावस्था वह तो आ भी नहीं पाई और सिद्धांतों की उपासिका सिद्धांतों की बलिवेदी पर एक आहुति बनकर स्वाहा हो गई। ये मादाम रोला संबंधी। अगला प्रश्न है, यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूं। यह शब्द किसके हैं? यह शब्द है लुई सोल्वे के। व्याख्या, फ्रांस की क्रांति के समय यही फ्रांस का शासक था। लुई सोल्वे फ्रांस का शासक था। अगला प्रश्न है, ऑर्डर्स इन काउंसिल 1807 किस देश ने जारी किया था? यह इंग्लैंड ने जारी किया। 42 प्रश्न और इसकी व्याख्या देखेंगे आगे। ऑर्डर्स इन काउंसिल 1807 किस देश ने जारी किया था? तो ऑर्डर इन काउंसिल इंग्लैंड ने जारी किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य की नाकेबंदी करने के उद्देश्य से नेपोलियन महाद्वीपीय व्यवस्था लाया था, जिसके तहत सर्वप्रथम 21 नवंबर 1806 को बर्लिन आदेश के तहत ब्रिटेन की नाकेबंदी की, जिसके तहत यूरोप का व्यापार निषेध कर दिया गया। 1807 के वारसा आदेश के तहत प्रशा तथा हेनोवर के तटों पर अंग्रेजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इंग्लैंड ने इसके प्रत्युत्तर में जनवरी 1807 में ऑर्डर्स इन काउंसिल के आदेश के तहत फ्रांसीसी जहाज को इंग्लैंड के प्रभाव से दूर रहना था। 1807 में नेपोलियन मिलान आदेश के तहत किसी भी देश का कोई भी जहाज अंग्रेजी बंदरगाह से आया तो उसका माल जब्त कर लिया जाएगा, ये नेपोलियन ने आदेश निकाला। इस क्रम में नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर बोगेंजा वंश का पतन कर दिया। 18 अक्टूबर 1810 को नेपोलियन ने फाउंटेनब्लू के आदेश के तहत जब्त माल को सार्वजनिक रूप से जलाने का आदेश दिया। महाद्वीपीय व्यवस्था यानी यूरोप के अंदर इंग्लैंड का व्यापार किसी भी दूसरे देश से नहीं होने देना, ये नेपोलियन की एक व्यवस्था थी जिसको महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, पिरामिड की लड़ाई में नेपोलियन ने किस देश को पराजित किया था? तब मिस्र को। नाम से पता चल रहा है पिरामिड, यानी पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र के अंदर। मिस्र अभियान के दौरान नेपोलियन ने 1798 में पिरामिड की लड़ाई में मिस्र को पराजित किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मैं ही क्रांति हूँ, मैंने ही क्रांति का अंत किया है, कथन किसका है? तो ये नेपोलियन का है। नेपोलियन का उद्भव उन परिस्थितियों की देन है जिसमें इन्होंने क्रांति के सिद्धांत तथा भावनाओं के अनुसार कार्य किया, जैसे सामंतवाद का विनाश, चर्च पर राज्य का नियंत्रण। नेपोलियन विधि संहिता में क्रांति काल में बने श्रेष्ठ कानूनों को शामिल, लेकिन नेपोलियन ने अंत में गणतंत्र को समाप्त कर, यानी गणतंत्र जो था उसको समाप्त कर निरंकुश तंत्र को संगठित किया। राष्ट्रीय भावना तथा बंधुत्व के विपरीत साम्राज्यवादी नीति अपनाई। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने पोप के साथ कॉन्कोर्डेटा धार्मिक समझौता कब किया? तो ये 1801 ईस्वी में धार्मिक समझौता किया। नेपोलियन ने पोप पायस सप्तम के साथ 14 जुलाई 1801 में एक धार्मिक समझौता किया, जिसके तहत रोमन कैथोलिक, यानी ईसाई दो तरह के होते थे, रोमन कैथोलिक होते थे और प्रोटेस्टेंट भी होते थे। रोमन कैथोलिक धर्म के स्थान पर फ्रांसीसी नागरिक को बहुमत के धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। नेपोलियन सिद्धांतवादिता से कितना स्वतंत्र था और धर्म का महत्व कितना समझता था? कॉन्कोर्डेटा इसका प्रमाण है। उसने एक बार कहा था, लोग कहेंगे मैं पोपवादी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं मिस्र में मुसलमान और फ्रांस में कैथोलिक हूँ। यानी नेपोलियन जिस देश में जाता उस देश के हिसाब से वो बन जाता था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का गठन कब किया? तो 1800 ईस्वी में किया। इसकी व्याख्या है, नेपोलियन ने अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्पेन के फोड़े ने मुझे बर्बाद कर दिया, इसको IMP लगा ले इस प्रश्न को। इसका आंसर किसका कथन था? तो नेपोलियन का था। 1808 में नेपोलियन ने स्पेन के शासक चार्ल्स चतुर्थ तथा उसके पुत्र फर्डिनेंड की लड़ाई का फायदा उठाकर दोनों को शासन सत्ता से वंचित करके अपने भाई जोसेफ को वहां का शासक बना दिया। इस अपमान से स्पेनिश जनता में राष्ट्रीय भावना उग्र हो गई और ऑस्ट्रियस के नेतृत्व में स्पेन की जनता ने छापामार रणनीतिक संघर्ष शुरू किया। जून 1808 में ईस्वी में वायलेन के युद्ध में स्पेनिश राष्ट्रवादियों ने फ्रेंच सेना को, यानी नेपोलियन के भाई की जो सेना थी नेपोलियन की, उनको हरा दिया और जोसेफ मैड्रिड, स्पेन की जो राजधानी मैड्रिड, भाग गया। नेपोलियन ने आकर विद्रोह को दबाया, लेकिन उसके जाते ही पुनः विद्रोह उठ खड़ा हुआ और जुलाई 1812 ईस्वी में सेलामेंका की लड़ाई तथा मई 1813 में विक्टोरिया के युद्ध में स्पेन वासियों ने अंग्रेज सेना की सहायता से फ्रेंच सेना को हरा दिया। स्पेनिश वार ने यूरोप में राष्ट्रवाद की तीव्र लहर पैदा कर दी, इसलिए नेपोलियन ने स्वयं ने स्वीकार भी किया कि स्पेन का नासूर मेरे विनाश का कारण था। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, ट्राफलगर
का प्रसिद्ध जल युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1805 ईस्वी में लड़ा गया। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच, जल युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि नौसेना के माध्यम से लड़ा गया था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई, लेकिन उसका महान जल सेनापति नेल्सन मारा गया। इस युद्ध में के बाद नेपोलियन ने हमेशा के लिए इंग्लैंड के साथ जल युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया, क्योंकि जल युद्ध में इंग्लैंड की बराबरी उस समय कोई नहीं कर सकता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी संधि नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा मानी जाती है? तो टिलसिंथ की संधि चरम सीमा मानी जाती है नेपोलियन के उत्कर्ष की। 14 जून 1807 के फ्रीडलैंड के युद्ध में नेपोलियन ने रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम को पराजित किया तथा युद्ध के बाद अलेक्जेंडर को टिलसिंथ नगर में संधि के लिए विवश होना पड़ा। अलेक्जेंडर ने नेपोलियन से उस समय कहा, यूरोप क्या है, मैं और तुम ही यूरोप हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के किस अभियान का जीवंत वर्णन लियो टोल्स्टॉय ने वार एंड पीस नामक पुस्तक किया? तो मॉस्को यानी रूस का वर्णन किया है। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया और रूसी सेनाओं ने फसलों को नष्ट करते हुए पीछे हटने तथा छापामार हमले करते रहने की नीति अपनाई और 14 सितंबर 1812 को नेपोलियन मॉस्को में प्रविष्ट हुआ। रूस के जार ने साइबेरिया की ओर से पीछे हटना उचित समझा। इस दौरान बोरोडिनो तथा तारुतिनो के युद्ध में नेपोलियन ने रूसी सेना को पराजित किया, लेकिन जब नेपोलियन ने रूस की सीमा छोड़ी तो वो 5 लाख सैनिक खो चुका था। रूस में एक कहावत प्रचलित थी कि सभी जनरल हार जाए तो भी दिसंबर और जनवरी तो अजय है, यानी दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसमें कोई भी जीत नहीं सकता है। और रूस के अंदर तो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, विश्व की सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है रूस के अंदर, जिसकी वजह से नेपोलियन की सेना हार गई थी। अगला है, किस युद्ध में नेपोलियन फ्रांस का वंशानुगत शासक बना? तो 1804 ईस्वी में 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का नोत्रेदाम गिरजाघर में राज्याभिषेक करवाकर विधिवत फ्रांस का शासक बना। और राजमुकुट पोप ने जब नेपोलियन के सिर पर रखना चाहा तो पोप के हाथ से मुकुट लेकर उसने स्वयं ही अपने हाथों से पहन लिया और बुदबुदाया कि मैंने फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा हुआ पाया, तो उसे पहनने का श्रेय दूसरे को क्यों दूं? अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब ब्रिटिश के आगे समर्पण कर दिया तो उसे किस द्वीप पर भेजा गया? तो उसे सेंट हेलेना, जो दक्षिण अटलांटिक द्वीप है, वहां पर भेज दिया गया। व्याख्या देखते हैं अपन। 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में, वाटरलू वर्तमान में बेल्जियम के अंदर है, नेपोलियन मित्र राष्ट्र की सेना यानी वेलेजली और ब्लूखर से पराजित हुआ और 15 जुलाई 1815 को नेपोलियन ने मेटलैंड में आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन को गिरफ्तार करके दक्षिण अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। अगला प्रश्न है, कोर्सिका द्वीप किस व्यक्ति से संबंधित है? तो कोर्सिका द्वीप नेपोलियन से संबंधित है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को, यानी 15 अगस्त जिस दिन अपना देश आजाद हुआ था, और 1769 यानी गांधी जी से ठीक 100 साल पहले नेपोलियन का जन्म कोर्सिका टापू पर हुआ था। रूसों ने एक बार कहा था कि एक दिन वह टापू सारे यूरोप को आश्चर्यचकित कर देगा, यानी नेपोलियन के जन्म से पहले रूसो होता, और रूसों ने पहले से कह दिया था उसके बारे में, यानी भविष्यवाणी कर दी थी कि वहां से उस टापू से एक व्यक्ति ऐसा जन्म होगा जो फ्रांस को पूरी तरह से बदल देगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य अमीन्स की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में आमिया या अमीन्स की संधि के तहत फ्रांस का इंग्लैंड के साथ चल रहे 9 वर्षों का संघर्ष समाप्त हो गया था। इंग्लैंड ने फ्रांस के गणतंत्र को मान्यता प्रदान कर दी। अगला प्रश्न है, एल्बा से भागकर नेपोलियन फ्रांस कब लौटा? तो मार्च 1815 में नेपोलियन वापस फ्रांस लौटा। वीना सम्मेलन 1815 में अध्यक्ष मेटरनिख था। में मित्र राष्ट्रों के आपसी विरोध का फायदा उठाकर नेपोलियन 10 महीनों बाद केवल 12 सैनिकों के साथ एल्बा से पेरिस लौट आया। हालांकि नेपोलियन का शासन मात्र 100 दिन यानी 20 मार्च से 29 जून 1815 ही रह पाया। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर किसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो नेपोलियन के जीवन पर रूसो का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, यानी नेपोलियन ने रूसो को पढ़ा था, जिसकी वजह से उसकी किताबों का बहुत ज्यादा प्रभाव नेपोलियन के ऊपर पड़ा। इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के प्रसिद्ध आदर्श स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व रूसो के विचारों से प्रेरित थे। इसी कारण नेपोलियन ने रूसो के बारे में कहा, यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। इसको भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में फ्रांस में प्रथम कौंसिल किसको बनाया गया? तो वो नेपोलियन को बनाया गया था। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। 10 नवंबर 1799 को डायरेक्टरी का शासन समाप्त हो गया तथा नवीन संविधान बनाया गया। इसमें नेपोलियन प्रथम काउंसलर, क्रम्बेसरी द्वितीय काउंसलर तथा लेबून तृतीय काउंसलर बना। नेपोलियन काउंसलर के रूप में 1799 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक रहा।
नेपोलियन ने ल्यून विले की संधि किस देश के साथ की थी? ये ऑस्ट्रिया के साथ की थी। नेपोलियन ने मोरेंजो तथा होहोलिंडेन के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया तथा 9 फरवरी 1801 को ल्यून विले की संधि की। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की पहली विधि संहिता कब जारी हुई थी? ये 1804 ईस्वी में हुई। नेपोलियन ने 21 मार्च 1804 को पहली संहिता जारी की जिसे सिविल कोड ऑफ फ्रांस कहा गया। नेपोलियन ने अपनी विधि संहिता के बारे में कहा, मेरा वास्तविक गौरव मेरे 40 युद्धों की विजय में नहीं, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। नेपोलियन की विधि की मुख्य विशेषता जो थी उसके बारे में बात करते अपन। पिता के पास सभी शक्तियों तथा पिता की संपत्ति में सभी पुत्रों का अधिकार समान है। उसके बाद पत्नी पर पति का नियंत्रण, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, ब्याज की दर सरकार तय करेगी और तलाक की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न है, फ्रांस के तीसरे सदन ने नेशनल असेंबली की घोषणा कब की थी? यह 17 जून 1789 की। 17 जून 1789 को अल्बसिए के निर्देशन से तीसरे सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेपोलियन ने किस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर प्रेसबर्ग की संधि की? तो ये डल्म का युद्ध था। 20 अक्टूबर 1805 को फ्रांसीसी सेना ने ऑस्ट्रिया को अल्मनगर में पराजित किया तथा बाद में 26 सितंबर 1805 को ऑस्ट्रिया के साथ प्रेसबर्ग की संधि की। इस संधि के तहत वेनेशिया इटली को दिया गया, टाइगल बावरिया को दिया गया, बावरिया तथा गुटेनबर्ग फ्रांस में मिलाए गए और विलियम पिट इंग्लैंड का प्रधानमंत्री को यह सुनकर हृदयाघात हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 1814 को मित्र राष्ट्रों ने पेरिस पर कब्जे के बाद नेपोलियन को पेंशन देकर कहाँ भेजा? तो ये एल्बा द्वीप पर नेपोलियन को पेंशन देकर भेजा। 11 अप्रैल 1814 को मित्र राष्ट्र ने नेपोलियन के साथ फाउंटेनब्लू की संधि की। इसके तहत नेपोलियन को सत्ता से हटाया गया और उसके स्थान पर तेलेरा को अस्थायी सरकार के रूप में लाया गया। नेपोलियन को भूमध्य सागर में स्थित एल्बा द्वीप में भेज दिया गया। फाउंटेनब्लू के तहत नेपोलियन ने समस्त अधिकार त्याग दिए। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध 3 सम्राटों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का युद्ध 3 सम्राटों के नाम से जाना जाता है। 2 दिसंबर 1805 को 3 सम्राटों के युद्ध में फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट, ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस द्वितीय तथा रूस का अलेक्जेंडर प्रथम शामिल था। अगला प्रश्न है, वह आया, उसने देखा और जीत लिया। यह नेपोलियन के किस अभियान से संबंधित था? ये इटली से संबंधित था, यानी इटली संबंधित था। नेपोलियन बोनापार्ट को सर्वप्रथम 1796 से 1797 में इटली विदेशी अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का सेनापति के रूप में पहला अभियान कौन सा था? तो पहला अभियान जो था वो तुलो के बंदरगाह का अभियान था। 1793 ईस्वी में तुलो के बंदरगाह का अभियान नेपोलियन का पहला अभियान था। तुलो फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित बंदरगाह था जिसे इंग्लैंड के सेनापति जनरल हुड ने अपने नियंत्रण में ले लिया। नेपोलियन ने 3 महीने के भीतर तुलो को मुक्त करवा लिया। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के द्वारा डायरेक्टर के शासन का अंत कब किया गया? तो 1799 ईस्वी में। डायरेक्टर के शासन का अंत करने की घटना फ्रांसीसी इतिहास में कूप टी टेट कहलाती है। 1795 में वर्साय 12 ने आमंत्रण पर नेपोलियन ने राजतंत्रवादियों का सफाया कर दिया। इस घटना को वेंडमियर महीना कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऐसा मालूम पड़ता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो बहुत शीघ्रता होती और यदि कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी। ये कथन किसका है? ये नेपोलियन का है। इसको इंपॉर्टेंट लगा ले, IMP। डायरेक्टरी ने नेपोलियन को 1798 में मिस्र अभियान के लिए भेजा। नेपोलियन ने 1798 में पिरामिडों के युद्ध में मिस्री सेना को पराजित कर काहिरा जो उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। इसी समय नील के युद्ध में उसकी सेना इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन की सेना से परास्त हो गई, यानी फ्रांस की सेना नेपोलियन की सेना इंग्लैंड से हार गई। इस समय नेपोलियन को सूचना मिली कि फ्रांस के विरुद्ध यूरोप ने राष्ट्रों का गुट बना लिया है, यानी फ्रांस के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का गुट बना लिया यूरोप ने। तब वह मिस्र अभियान छोड़कर बीच में ही फ्रांस आ गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 25 जुलाई 1792 का ब्रुन्सविक घोषणा पत्र क्या था? तो ये था विदेशियों का घोषणा पत्र था। ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के मध्य संयुक्त सेना के सेनापति ब्रुन्सविक के ड्यूक ऑफ चार्ल्स विलियम फर्डिनेंड ने राज परिवार की सुरक्षा के लिए फ्रांस की आंतरिक अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए घोषणा प्रकाशित की थी। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्टेट जनरल की बैठक कितने वर्षों बाद बुलाई गई थी? तो 175 वर्षों बाद बुलाई गई थी। फ्रांस में नवीन करों को लगाने का अधिकार स्टेट जनरल के पास था, लेकिन इसका अधिवेशन 1614 ईस्वी के बाद से नहीं बुलाया गया। बाद में पार्लियामेंट की घोषणा के अनुसार 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। अगला प्रश्न है, क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति की अनुपालना का सुझाव दिया था? तो ये था तुर्गो।
तुर्कों की नीति थी कोई दिवालिया नहीं, करों में कोई वृद्धि नहीं और अधिक उधार नहीं। अगला प्रश्न है, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 26 अगस्त 1789 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई। व्याख्या, 26 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की, जिसमें 17 धाराएं थी। अगला प्रश्न है, पेरिस की औरतों ने वर्साय की तरफ कूच कब किया? तो ये 5 अक्टूबर 1789 को कूच किया। यह क्रांति का दूसरा दौर था जिसमें पेरिस से वर्साय तक स्त्रियों ने अभियान किया और 6 अक्टूबर को स्त्रियां पेरिस वापस लौटी और उसके साथ राज परिवार, रोटी वाली की स्त्री, रोटी वाले का पुत्र भी चला। अब राष्ट्रीय सभा भी पेरिस आ गई। सुधार जो राष्ट्रीय सभा द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था वह था मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 1789 से 1751 ईस्वी तक रहा था। तो ये थी अपनी 3 क्लासों में अपनों ने विश्व इतिहास के कुछ प्रश्न देखे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो फ्रांसीसी क्रांति संबंधित और नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित थे। तो कैसी लगी आपको क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो वो दोनों क्लासें जरूर देखें। तीनों क्लासों में आपके फ्रांसीसी टॉपिक पूरा हो गया है नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित। तो सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।